वर्ल्ड पैलिएटिव केयर डे 9 अक्टूबर 2021। थोड़ा कठिन लगता होगा, हॉस्पिस डे मनाया जा रहा है। हॉस्पिस एक क्लिष्ट शब्द जरूर है, लेकिन हॉस्पिटल से रिलेटेड था, लेकिन हॉस्पिटल वर्ड एक शब्द निकला जहां जो पिलग्रिमेज से लोग तीर्थ यात्रा से जब लौटते थे उनको रुकने के लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाती थी, उसको कहते थे हॉस्पिटल। डॉक्टर सेल्सियस ने 1960 में इसको ऑर्गेनाइज तरीके से सेंट क्रिस्टोफर हॉस्पिटल में हॉस्पिस का एक कॉन्सेप्ट दिया। उसी का एक्सटेंशन अब कैंसर पेशेंट, किडनी, न्यूरो, हार्ट डिजीज जिनका टर्मिनल इलनेस की स्थिति पहुंच चुकी है उसमें किया जाता है। हमारे साथ एक्सपर्ट की टीम है, डॉक्टर अमित हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि पैलिएटिव केयर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कैसे इसको हॉस्पिस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अमित, क्या होता है पैलिएटिव केयर? पैलिएटिव केयर एक खास तरह से देखभाल है उन मरीजों की जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिनका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। ऐसे मरीज, उनके परिवारगण, उनकी पीड़ा और उनकी असहनीय तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि उनकी ज़िंदगी और आरामदायक बनाई जा सके। पैलिएटिव केयर सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ों का ही ध्यान नहीं रखती है, उस मरीज की सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक ज़रूरतों का भी विशेष ध्यान रखती है। जो हॉस्पिस है उसमें हम लेते हैं जिस मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने रहती है, उसको मृत्यु से कुछ दिन पहले की ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी से सारे दुख दूर करने के लिए हॉस्पिस रखा जाता है। पैलिएटिव केयर किसी भी उम्र में, किसी भी स्टेज ऑफ डिजीज पे स्टार्ट की जा सकती है। ऑन्कोलॉजी में होने के नाते, जैसा मैंने सुना था, देखा था, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में पैलिएटिव केयर हॉस्पिस का कॉन्सेप्ट बहुत पहले चल रहा था, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उत्तरी भारत में धर्मशिला राहत सेंटर एक पैलिएटिव केयर हॉस्पिस बन के सेंटर ऑफ द दिल्ली नॉर्थ में आ रहा है, शुरू होने वाला है। डॉक्टर खन्ना जो मेंटोर हैं, ऑन्कोलॉजी के एक पायनियर हैं, उन्हीं की शुरुआत ये भी है। उन्हीं से जानते हैं, क्या मैम ऐसा लगा आपको कि पैलिएटिव केयर या हॉस्पिस की व्यवस्था दिल्ली में, सेंटर ऑफ द दिल्ली में करना चाहिए, क्योंकि ज़मीनें बहुत महंगी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो एनजीओ को क्यों ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह की चीज़ की शुरुआत की जाए? ऐसा है कि पैलिएटिव केयर शुरू करने के पीछे हमारे कुछ कड़वे मीठे अनुभव भी हैं और हमारी कुछ कड़वी मीठी यादें भी हैं। 1981 में मेरे पिताजी को 4th स्टेज का कैंसर हो गया और उस वक़्त जितने भी कैंसर के स्पेशलिस्ट से बहुतों से मिले और सब ने एक राय ये दी, कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ ही दिनों के या हद से हद कुछ महीनों के मेहमान हैं। ये सुनकर तो जैसे बिजली टूट पड़ती है, वो ऐसा हमारे ऊपर हुआ, लेकिन हमने हार नहीं मानी। यूएसए के अंदर एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ संपर्क करा और उनकी देख रेख के अंदर हमने उनके लिए 7.5 साल कंटिन्यू करी पैलिएटिव केयर। उस पैलिएटिव केयर से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और आसान हो गई। वो चलते फिरते रहे, कामकाज पे जाते रहे और बहुत आरामदायक और शांति में ज़िंदगी बीती। लेकिन जो पिछले 6 महीने थे वो बहुत दुखदायी थे और आखिर में वो 8 साल के बाद गुजर गए 1988 के अंदर। उस वक्त पैलिएटिव केयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि पैलिएटिव केयर किस बला का नाम है। मुझे खुद नहीं पता था कि पैलिएटिव केयर क्या होती है। यही सवाल जनता के मन में चल रहा होगा कि पैलिएटिव केयर बला क्या है, होता क्या? जरा इन विस्तार से समझाएं दर्शकों को, पैलिएटिव केयर का मतलब होता क्या है? पैलिएटिव केयर का मतलब है कि जैसे मैंने बताया, पिताजी की ज़िंदगी को आरामदेह बनाना, जितना उनको आरामदेह से, उनको पीड़ा से मुक्त करना और उनको जितना भी हो सके आत्मनिर्भर करना, ताकि वो उनको ये फीलिंग ना रहे कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। और फिर एक जो ज़िंदगी जो हम गौरवपूर्वक मान सम्मान के साथ जी सकते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर हमें आश्रित होते हैं, तो वो मान सम्मान हमारा नहीं होता, वो हमारा गौरव नहीं होता। तो हमें एक गौरवपूर्वक मान सम्मान वाली ज़िंदगी जीतनी है जिसके अंदर चैन हो, रिलीफ हो, मन भी ठीक हो, शरीर भी ठीक हो और हमारी आत्मा भी ठीक हो और हमारे सामाजिक चीज़ें भी ठीक हो। ये उसका मतलब है। डॉक्टर कनिका, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपके पास भी केसेज आते होंगे, बहुत सारे केसेज आते हैं। उसमें कभी असहनीय पीड़ा, दर्द, व्यथा
इस तरह के मरीज आते होंगे, क्या लगता है आपको उस समय कि किस तरह से आप उनकी मदद करें और उनके परिवारजन मुस्कुराते हुए जब आपके पास से जाते हो कैसे महसूस होता है और कैसे आप मदद करती हैं? तो रेडिएशन पैलिएटिव केयर का एक अभिन्न अंग है। अगर अनुमान लगाएं तो लगभग 30 से 40% पेशेंट्स को रेडिएशन पैलिएटिव सेटिंग में चाहिए होता है। और पैलिएटिव का अगर हम शब्द का अर्थ समझें तो उसका अर्थ ही है कष्ट निवारण। तो रेडिएशन कष्ट निवारण में मदद करता है। मुख्यतः ये दो चीज़ें करता है, एक तो ट्यूमर को सिकोड़ता है, दूसरा ट्यूमर के बढ़ने की गति को रोकता है। तो उससे हमारे कुछ उद्देश्य पूरे हो पाते हैं, क्योंकि पैलिएशन में हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि मरीज़ आत्मनिर्भर रहे, यानी कि जो एक्ट्स ऑफ डेली लिविंग, उसका जो दिनचर्या का काम वो खुद कर पाए। उसके लिए क्या आवश्यक है? हाथ पैर चल रहे हों, वो दिमाग से डिसीजन ले पाए। सो रेडिएशन उन जगहों में दिया जाता है जहाँ पे इन एक्ट्स ऑफ लिविंग पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि हड्डी पे दबाव के कारण अगर दर्द हो रही है तो रेडिएशन पेन रिलीफ देता है। अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर जा चुका है तो क्योंकि ब्रेन पूरे शरीर का नियंत्रण करता है तो शरीर चल नहीं पाता, तो रेडिएशन के द्वारा उसको थोड़ा रोकथाम करके थोड़ा पेशेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। वैसे ही अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है या मेरुदंड जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर कंप्रेशन हो रहा है, दबाव हो रहा है, उसे भी रेडिएशन रिलीव करने में मददगार होता है। मतलब जैसे जनता को लगता है कि रेडिएशन पीड़ादायक होगा, ऐसा नहीं है। आपकी पीड़ा को कम कर रहे हैं, ये यहाँ समझने की जरूरत है कि रेडिएशन से आपकी पीड़ा कम हो रही है। डॉक्टर डेनी गुप्ता मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि जब पैलिएटिव केयर के लिए मरीज आते हैं या तो उनकी उम्मीद क्या होती है, आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं? यूजुअली जब कोई भी कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनको पैलिएटिव ट्रीटमेंट एक लेबल कर देते हैं, तो अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैलिएटिव केयर, जो कि हम पेशेंट के पास जितना समय बचता है 4th स्टेज में आने के बाद, कुछ समय तक, वो हो सकता है 6 मंथ हो, 1 ईयर हो, 1.5 ईयर हो, तब तक हम कुछ दवाइयों से इलाज करते हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। और उसका वर्ड का मतलब हम ये बताते हैं कि हमारा कैंसर थोड़ा श्रिंक होगा, लॉन्गेविटी बढ़ेगी, लाइफ स्पैन जो हमारा कुछ मंथ्स में हम सोचते थे थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। अलॉन्ग विद दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेटर होगी, जैसे कि भूख लगना, दर्द कम होना। लेकिन उस सब के साथ साथ हमें पेन किलर मेडिसिन और सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन जब पेशेंट का स्टेज कैंसर इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि हमारी दवाइयाँ कारगर नहीं रहती है या फिर साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, तब हमें इलाज अपना बंद करना पड़ता है और फिर हमें पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम उन्हें रेफ़र करते हैं। तो अगर ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकते हैं तो आसान तो ज़रूर कर सकते हैं। और सबसे खास बात दर्द। डॉक्टर अमित, पेन के लिए, दर्द के लिए जब ये तय हो गया ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकते, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हम दे सकते हैं। ये तो एक मौलिक अधिकार भी, हमारा संविधान भी कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। किस तरह से दर्द निवारण के लिए आपके स्टेप लैडर पैटर्न क्या होते हैं, जिसको मरीज या मरीज के परिजन आसान भाषा में जिसको आप समझा सकें, पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? कैंसर का पेन, जैसा आप जानते ही हैं, 90% ऑफ पेशेंट जिनको कैंसर है किसी न किसी स्टेज पे पेन होता ही है। ये पेन उनको 2 कारण से होता है, या तो कैंसर की वजह से कि कैंसर अब साइज बढ़ गया है और वो अब नसों पे दबाव डाल रहा है, उसकी वजह से पेन है, या फिर वो कैंसर अपनी जगह से टूट के दूसरी जगह पे चला गया है, जैसे रीढ़ की हड्डी में आ गया है, या तो हड्डी को गला रहा है या हड्डी में नसों को दबा रहा है। ऐसे मरीज को ठीक करने के लिए जो हमारा WHO लैडर है उसमें 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप पे हम नॉर्मल जो पेन किलर्स हैं, पैरासीटामोल वगैरह, वो देखते हैं। सेकेंड स्टेप पे हम उनसे स्ट्रॉन्ग बट ओपिएट्स जो हमारे मेन स्ट्रीम के हैं उनसे थोड़ा कम, जिसमें ट्रेमाडोल वगैरह आता है, उसको स्टार्ट करते हैं। तीसरे स्टेज पे हम मॉर्फिन स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिएट में। ये कैंसर का पेन मैनेज करने के 2 तरीके हैं, या तो हम मेडिकल मैनेजमेंट पे रखें जिसमें मॉर्फिन सबसे अच्छी दवाई है, चीप भी है और आराम से, इसका गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इस तरह है कि ईजिली अवेलेबल नहीं है, बट एक एक्सपर्ट के पास या एक ऐसे सेंटर पे जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, डे केयर के छोटे प्रोसीजर, जहाँ पे आपका कैंसर है, फ्लोरोस्कोपिक से या अल्ट्रासाउंड गाइडेड जाते हुए आप एक निडल को वहाँ डालें, कुछ दवाई दें ताकि वो नसों का सेंसेशन बंद हो जाए और वो पेन खत्म हो जाए। इसका ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ है, डे केयर में कर सकते हैं और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो आपकी मेडिकल
दवाइयाँ चल रही हैं मॉर्फिन वगैरह, या जो किडनी के लिए हार्मफुल होती हैं जो एनसेड्स, उनकी रिक्वायरमेंट को भी कम कर देता है। तो ये नहीं सबका कॉम्बिनेशन बना के हम पेशेंट की लाइफ को जितना आरामदायक सुविधाजनक बना सके उस तरह की कोशिश की जाती है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है। तो डॉक्टर खन्ना से हम ये समझना चाहते हैं कि क्या पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस, ये क्या केयर एट होम एंड केयर एट मेडिकल सेंटर, जैसे धर्मशाला राहत मेडिकल सेंटर है, दोनों में क्या अंतर है? कि कब तक मरीज के परिजन ये समझें कि घर पे इंतजाम करके हम इनका इलाज या इनको आराम दे सकते हैं, और कब मेडिकल सेंटर में मूव कर जाना चाहिए, डॉक्टर खन्ना से जानते हैं। ऐसा है कि ये पेशेंट की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है, और वो सिम्टम्स तो रहते ही हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम तो रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रेसिंग सिम्टम नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रेसिंग का मतलब है कि जैसे पीड़ा है तो पीड़ा की लेडर 0 से 10 पे है, तो 4-5 तक की पीड़ा तो मैं घर में बैठे हुए सहन कर सकती हूँ, लेकिन जब पीड़ा 8 या 9 हो जाती है तो मैं घर में नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे उस पीड़ा का निवारण करने के लिए हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पैलिएटिव केयर है ये इट इज़ बेस्ट गिवन एट होम। आई रिपीट, पैलिएटिव केयर इज बेस्ट गिवन एट होम। लेकिन घर में रहते हुए जो भी उसके प्रियजन हैं उनको हम ट्रेन करते हैं कि इनको ये डिस्ट्रेसिंग सिम्टम हो सकते हैं, उनकी हमें प्रिवेंशन भी करनी है और उनकी ट्रीटमेंट भी करनी है। और अगर ये कोई जैसे सिम्टम ज़रा सा भी लगे, जैसे कि उदाहरण के रूप में कि मैं अच्छी भरी चल रही थी और सडनली मैं खड़ी हुई तो मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी और मेरे को एकदम पीड़ा लगी और मुझे लगा मैं गिरने वाली हूँ, तो अगर प्रियजन को, घर के फैमिली मेम्बर को, पेशेंट को ये तो उनको फट से इमरजेंसी में टेलीफोन करके कहना है कि मुझे ये हो रहा है और फट से उनको लाना है। हो सकता है कि उनको पैरालिसिस होने वाला हो, हमने उस पैरालिसिस को प्रिवेंट करना है, पैरालिसिस नहीं होने देना, वो रेडिएशन करके उसको ठीक कर लेना है। ये अब मेरा सांस उखड़ना शुरू हो गया, अच्छी भली थी लेकिन थोड़ा बहुत सांस फूला हुआ था, लेकिन एकदम उखड़ना शुरू हुआ है, मेरे को बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को फट से सेंटर में फ़ोन करके पहुंचाना है। हो सकता है कि मेरी ट्रेकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हवा अंदर नहीं जा रही है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ एक छोटा सा सुराख करके सांस लेने की मुझे ज़रूरत पड़े। इसी तरह बहुत से छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं, तो वो हम उनको ट्रेन कर, ये नहीं कि जैसे मैंने बताया कि पैलिएटिव केयर डैडी को 7.5 साल 8 साल चली, तो क्या हमने 8 साल अस्पताल में रखा या पैलिएटिव केयर सेंटर में? नहीं, जब ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में गए, जब ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं गए। तो जो पैलिएटिव केयर के सेंटर्स हैं वहाँ पे जब डिस्ट्रेसिंग सिम्पटम होंगे तभी, अदरवाइज घर में ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना है, ऑक्सीजन का करिए, नली लगा के खाना खिलाना है, घर नली लगा के खाना खिलाइए, कुछ भी करिए। तो पैलिएटिव केयर ओपीडी में हो सकती है, डे केयर में हो सकती है, एडमिशन करके हो सकती है, इमरजेंसी में हो सकती है और घर में भी हो सकती है। इसके लिए हम लोगों को ट्रेन करते हैं, जो उनको देखने वाले हैं, देखभाल करने वाले उनके, चाहे वो रिश्तेदार हैं या कोई और भी बंदा देखभाल वाला है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि दवाएं कैसी खानी है, दवाओं को मॉनिटर करना पड़ता है। ये दवाई इतनी बढ़ गई, अब मेरा पेशाब रुक गया, अब मेरा पोटेशियम बढ़ गया, अब मेरे को क्रेटिनिन में ये हो गया, तो उनको घर में रहते हुए भी हम मॉनिटर कर सकते हैं और ऑनलाइन भी उनको हम सलाह दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैलिएटिव केयर सेंटर में लेना है, लेकिन हाँ, उनको पैलिएटिव केयर के स्पेशलिस्ट के संपर्क में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, चाहे उनकी ज़िंदगी 1 साल है, 10 साल है, 5 साल है। और जो लोग समझते हैं कि पैलिएटिव केयर का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म, नहीं। जैसे मैंने बताया, अगर मेरे फादर 8 साल जी सके, अच्छी ज़िंदगी जी सके, पिछली ज़िंदगी 6 महीने खराब थी, तो वो भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर वो सिम्टम को बर्दाश्त करते रहेंगे, अब तो मेरा टाइम आ गया, कुछ नहीं हो सकता, वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है उससे उनका जीना हराम हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा एक दुखदाई, दर्दमय और तिल तिल करके मरने वाली ज़िंदगी जिए। इसी को रोकथाम के लिए ही पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है। आम लोग समझते हैं कि पता नहीं पैलिएटिव केयर सेंटर जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, क्योंकि वो बेचारे पहले से ही इतना खर्चा कर चुके होते हैं। तो पैलिएटिव केयर सेंटर्स के अंदर कोई मोटा खर्चा नहीं आता, कोई मोटा खर्चा नहीं आता। और पैलिएटिव केयर का हमारा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि कम से कम हम एडमिशन्स करें, कम से कम हम इन्वेस्टिगेशन करें, कम से कम हम दवाएं दें और कम से कम आपका बैंक बैलेंस खराब करें। ये हमारा उद्देश्य है। तो आपने सुना समर्पित, कटिबद्ध, प्रतिबद्ध विशेषज्ञों द्वारा
किस तरह से सभी लोग मिलकर एंड ऑफ लाइफ केयर, हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर की व्यवस्था धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर पे, जो कि बहुत जल्दी आपके उत्तरी भारत में, जो कि एक तरह से आप कहें खाली था, जहां पैलिएटिव केयर की व्यवस्था ना के बराबर थी, वहां मौजूद होने जा रहा है, जिसका इंटीग्रेशन, जुड़ाव, मिलाव बहुत लंबे समय से वसुंधरा एनक्लेव, जो कि दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे, जंक्शन पे है, इसमें उपस्थित कैंसर अस्पताल धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी के साथ है। जब भी कभी किसी खास विशेष इक्विपमेंट्स, आईसीयू या विशेषज्ञों के देखभाल की जरूरत होगी तो दोनों का मिलाव है, जुड़ाव है। और इसके बारे में जानकारी वीडियो के, ऑडियो के मार्फत आपके फेसबुक, यूट्यूब, धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर पे समय समय पर आपके तक पहुंचाया जाता रहेगा। और किसी विशेष जानकारी के लिए आप नीचे कैप्शन में दिए नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।